आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक स्वरूप और उसमें हमने देखा था पश्चिमी रेतीला मैदान। और वहां पर हमने कहा कि जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर याद रखना, समवर्षा रेखा ये क्या करती है, पश्चिमी रेतीला मैदान को दो भागों में बांट देती है। एक भाग है आपका थार का मरुस्थल, जिसे बोलते हैं महान भारतीय मरुस्थल, और दूसरा भाग हम पढ़ते हैं राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र। राजस्थान का बांगड़। तो लास्ट वीडियो में हमने महान भारतीय मरुस्थल के बारे में जाना, इसके उपभागों के बारे में जाना। आज के सेशन में हम राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, आइए तो हम पढ़ते हैं राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र। देखिए, राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र प्यारे विद्वान साथियों, सबसे पहले आप ये जानें कि ये राजस्थान का जो बांगड़ क्षेत्र है, इसकी स्थिति क्या है। तो हमने देखा था 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो अरावली के पैरेलल है, ये पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उसको अरावली से अलग करती है, बाकी राजस्थान से अलग करती है। और इस पश्चिमी रेतीला मैदान को जो दो भागों में विभाजित कर देती है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के उत्तर का जो भी भाग है, पूर्व का जो भी भाग है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है। हाँ, तो हमने कहा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व का जो भाग है, कहां से कहां तक, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के दरमियान, उसी को हम कहते हैं राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र। राजस्थान का बांगड़। तो आप कह सकते हैं कि राजस्थान का बांगड़ क्या है, तो आप कहेंगे, यहां से जो लाइन आपको सीखने को मिलेगी वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व का अर्ध मरुस्थलीय भाग। ध्यान से सुनिए, क्या बोला गया है, अर्ध मरुस्थलीय भाग है, इतना याद रखना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि बांगड़ क्षेत्र कौन सा है। तो आप कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ध्यान से सुनिए, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, उसके जो पूर्व का जो भाग है वो भाग ये आपका क्या है, अर्ध मरुस्थलीय, याद रखना, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। अर्ध मरुस्थलीय का मतलब हुआ जिसको हम बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। बात समझ में आई कि नहीं, मरुस्थल तो है लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर होगी। ओके, अब इस राजस्थान के बांगड़ प्रदेश को भी हम और उपभागों में विभाजित करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें मिली उसका ध्यान रखना कि बांगड़ क्षेत्र है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में है, और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम की ओर जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, महान मरुस्थलीय क्षेत्र, या उसी को बोलते हैं शुष्क मरुस्थल। बात समझ में आई आपको? ठीक है। बांगड़ प्रदेश को और उपभागों में विभाजित किया गया है भौगोलिक दृष्टि से, जिसको हम समझने में हमें आसानी रहेगी। तो इसको हम देखते हैं घग्गर का मैदान, शेखावाटी का बांगड़ क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि, साथ में लूणी जो जवाई है उसका बेसिन। राजस्थान के बांगड़, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना। राजस्थान का बांगड़, इसके अगर हम उपभाग देखें तो उसमें पहले नंबर पे आप पढ़ेंगे वो है घग्गर का मैदान। कौन सा है? घग्गर का
मैदान। दूसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे शेखावाटी बांगर क्षेत्र या बांगर प्रदेश। तीसरे नंबर पे हम यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लूणी जवाई बेसिन। इस बात को थोड़ा समझिए। तो देखिए, राजस्थान का जो बांगर है उसके 4 हमने उपभाग देखे हैं। उनमें एक उपभाग हमारा कौन सा, घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावाटी बांगर क्षेत्र, तीसरा नागौर उच्च भूमि और चौथे नंबर पे लूणी जवाई बेसिन है, उसको पढ़ें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बांगर क्षेत्र को भी 4 भागों में हमने विधिवत रूप से विभाजित किया। अब एक एक के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहां पर कि जो घग्गर का मैदान है इसके बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए, घग्गर का मैदान के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो आप कहेंगे गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये क्षेत्र आता है। तो घग्गर का जो मैदान है उसके अंदर मुख्य रूप से 2 जिले हम देखेंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब एक खास बात यहां से जो आपको पता होनी चाहिए वो कि घग्गर नदी का जो तल है, घग्गर नदी का तल है, उसको नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नाली क्या है, आपसे कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, तो आप कहेंगे कि घग्गर नदी का जो तल है उसको क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। अब देखो, घग्गर नदी ने जो मैदान बनाया है उसके अंदर शिवालिक पहाड़ी से जो जलोढ़ मिट्टी आई है, जलोढ़ काली मिट्टी है, उसका निक्षेपण हुआ, उसका जमाव हुआ है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो घग्गर का जो मैदान है वो कौन कौन से जिलों में आता है, कि उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका जवाब होगा हनुमानगढ़ और गंगानगर। दूसरा, घग्गर नदी है, घग्गर नदी की जो तलहटी है, तली है, उसको क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। तीसरी बात हमने देखा कि यहां पर जलोढ़ और काली मिट्टी मिलेगी, क्योंकि शिवालिक से यहां पर जो जलोढ़ और काली मिट्टी है उसका निक्षेपण हुआ है। इसके अलावा एक बात और देखिए, यहां पर क्या है, अब नहरें हैं और नहरों की वजह से आप देखेंगे यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या हमको देखने को मिली, जिसे हम बोलते हैं सेम की समस्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेम की समस्या। यह आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सेम है क्या, तो आप कहेंगे कि भाई जो नहरी क्षेत्र है वहां की जमीन है वो दलदली हो जाती है, और जमीन के दलदली होने की वजह से उस क्षेत्र में हमने कहते हैं कि यहां सेम ग्रस्त एरिया है। तो सेम की जो समस्या है वो घग्गर के मैदान में आपको देखने को मिलती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत। दूसरा, कई दफा एक सवाल और पूछा गया है, घग्गर का दोआब, घग्गर का दोआब किसके द्वारा निर्मित है, तो याद रखना घग्गर का दोआब है वो घग्गर व सतलज नदी के निक्षेपण से, सतलज के निक्षेपण से, घग्गर और सतलज के निक्षेपण से घग्गर के दोआब का निर्माण हुआ है। तो यहां पर जो फैक्चुअल डेटा है वो प्रश्न जहां से बनते हैं वो इनमें से बनते हैं। जैसे घग्गर का मैदान के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो कहेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़। नाली क्या है, तो आप बोलेंगे घग्गर नदी का जो तल है उसको नाली कहा जाता है। इस एरिया के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। घग्गर का जो दोआब है वो किसके निक्षेपण से बना है, तो आप बोलेंगे घग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण से बना हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं। सेम की समस्या भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी, क्यों अब यहाँ पर नहरी क्षेत्र है और नहरी वजह से उस आसपास की जमीन के अंदर क्या आ जाती है, नमी आ जाती है और वो दलदली हो जाती है। तो जो जमीन के दलदली होने का, तलहटी को दलदली होने का जो समस्या है उसी को हम सेम की समस्या बोलते हैं, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ में हमको देखने को मिलती है। तो सेम की समस्या गंगानगर, हनुमानगढ़ में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं शेखावाटी का बांगर क्षेत्र। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं कि शेखावाटी के बांगर क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है।
तो सबसे पहले आप देखें कि शेखावाटी का जो बांगर क्षेत्र है इसके अंदर झुंझुनू, चूरू, सीकर, ये तीन तो मुख्य हैं ही। क्या क्या कहा हमने कि झुंझुनू, चूरू और सीकर ये तीन हैं। इसके अलावा जो नागौर है, नागौर का जो उत्तरी भाग है, नागौर का उत्तरी भाग वो भी शेखावाटी बांगर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो हमने कहा शेखावाटी बांगर प्रदेश के अंदर हम कौन कौन से इलाके देखेंगे, तो झुंझुनू, चूरू, सीकर प्लस नागौर का उत्तरी भाग। दोस्तों यहां की जो खास बातें हैं उनमें सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है कि यहां पर कोई बड़ी नदी नहीं मिलती है। यहां पे क्या होता है, छोटी छोटी लघु धाराएं हैं, छोटी लघु धाराएं, लघु जल धाराएं, या यूं कह दें अंतः प्रवाह वाली नदी, अंतः प्रवाह की नदी। तो जिसमें आप देखेंगे कौन कौन सी है, तो एक तो कहेंगे मेथा, या कह सकते हैं रूपनगढ़, और एक पढ़ते हैं कांतली। तो जो शेखावाटी बांगर प्रदेश है इसके अंदर आप देखेंगे झुंझुनू, चूरू, सीकर और प्लस में नागौर का उत्तरी भाग। इस क्षेत्र की बात में भौगोलिक दशाओं में देखें तो यहां पर कोई बहुत बड़ी नदी प्रवाह क्षेत्र नहीं है। यहां पर छोटी या लघु जल धाराएं आपको देखने को मिलेगी, अंतर प्रवाह नदियां आपको देखने को मिलेगी, उनमें मेथा है, रूपनगढ़ है, कांतली है। अच्छा, इसके अलावा आप यहां पर जो चीजें और देखने की कोशिश करोगे उनमें एक ये है कि यहां पे जो बरखान है, बरखान बालू का स्तूप, बरखान स्तूप यहां पर प्रधानता में। तो शेखावाटी रीजन के अंदर किस प्रकार के स्तूप बहुतायत से मिलते हैं, तो आप कहेंगे बरखान जो स्तूप है वो बहुतायत से मिलते हैं। और एक विशेष बात और याद रखना, शेखावाटी के अंदर क्या होता है कि जो सिंचाई होती है उसके लिए चूनेदार अनावृत कुएं मिलते हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है, जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। तो शेखावाटी प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अनावृत कुओं को, अनावृत में जो ऊपर से ढके नहीं होते, सीधे जमीन के अंदर ढक किए गए हैं, उन कुओं को हम क्या कहते हैं, जोहड़ या नाड़ा। तो जोहड़ या नाड़ा किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ये शेखावाटी से संबंधित है, और ये सिंचाई व्यवस्था में प्रयुक्त होते हैं कि जमीन के अंदर एक खड्डा खोदकर, जिसे हम कुआं बोलते हैं, उसको शेखावाटी रीजन का मतलब है जोहड़ या नाड़ा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो आपने घग्गर का मैदान देखा, आपने शेखावाटी प्रदेश देखा। अब बात करते हैं नागौर उच्च भूमि की। किसकी बात करें, नागौर उच्च भूमि की। देखिए दोस्तों, जो नागौर उच्च भूमि है यहां पर कुछ खास बातें आपको देखनी है। अब वो कौन कौन सी है, आओ समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो दो प्रदेश आपने देखे, अब बात करते हैं नागौर उच्च भूमि की। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझना है कि जो नागौर उच्च भूमि है इसको उच्च भूमि क्यों कहा गया। पहली बात, सबसे पहले तो ये देखेंगे ये नागौर वाला इलाका है, नागौर और अजमेर वाला, जो अजमेर वाला इलाका है, ये इसके अंदर पूरा पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है, नागौर उच्च भूमि के अंदर कुछ अंतर प्रवाही नदियां आपको देखने को मिलेगी। मैं लिख देता हूं, तीसरे नंबर का पढ़ा है ना हम लोग, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। तो उसकी भौगोलिक दशाओं की बात करें नागौर उच्च भूमि की, तो सबसे पहली बात तो कहेंगे कि साहब यहां पर बड़ी जलधारा तो नहीं है, लेकिन अंतः प्रवाहित नदियां हैं, अंतः प्रवाहित नदियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब उच्च भूमि क्यों कहा, क्योंकि धरातल है, जो धरातल की जो ऊपरी परत है वो चूनेदार धरातल से ढकी हुई है, याद रखना। तो आप ये कहेंगे कि नागौर उच्च भूमि के अंदर चूनेदार धरातल आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, चूनेदार धरातल। अब चूनेदार धरातल है मतलब यहां पे चूने की मात्रा मिलेगी। ठीक है, तो चूने में पानी का एब्जर्वेशन का गुण होता है, लक्षण होता है, इसलिए यहां पर क्या छोटे छोटे जलाशय भी बनेंगे। लेकिन
जलाशय जो बनेंगे वो खारे पानी की झीलें आपको देखने को मिलेंगी। खारे पानी की झीलें, याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत ही आती है। तो खारे पानी की झीलें आपको यहां पे देखने को मिलती है। इसके अलावा धरातल के ऊपर चूना व संगमरमर, चूना व संगमरमर से आवृत धरातल कि जो धरातल है उस पे चूने और संगमरमर का क्या होगा, जमाव होगा। तो आपने नागौर उच्च भूमि के बारे में देखा तो यहाँ पे अंतर प्रवाही नदियां आपको देखने को मिलेगी, चूनेदार धरातल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर चूने में पानी का, चूनेदार धरातल है तो उसमें पानी का ऑब्जर्वेशन करने की शक्ति होगी, तो इसलिए यहाँ पर पानी के जो जलाशय बनेंगे तो वो खारे पानी की झीलों के तौर पर बनेंगे। और याद रखना सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में, जो नागौर उच्च भूमि उसी के अंदर है। और चूना व संगमरमर यहाँ पर जो धरातल है उससे क्या है, आवृत है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और देखें कि है तो ये मरुस्थलीय इलाका, अर्धशुष्क मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय दशाएं यहां भी पाई जाएंगी। तो देखो वायु के द्वारा क्या होता है, वो मृदा का परत अपर्दन के बाद यहां पर क्या होता है, अनुपजाऊ जो जमीन बच जाती है। अब समझना कि नागौर जो उच्च भूमि है इसकी एक बात और देखना कि मिट्टी है, मिट्टी में क्या हुआ कि वायु परत अपर्दन कर देती है, वायु द्वारा परत अपर्दन के बाद बची अनुपजाऊ मिट्टी उसी को रेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेह कहा जाता है। याद रखना कि वायु द्वारा परत अपर्दन, याद रखना कि मिट्टी के ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की जो परत है उसका अपर्दन कर दिया गया, उसके बाद में जो बची अनुपजाऊ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है, रेह कहा जाता है। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेह क्या है ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना नागौर उच्च भूमि की जो भौगोलिक दशाओं में एक ये भी है कि वहां मिट्टी के ऊपर की जो परत है वो वायु के द्वारा अपर्दित कर दी जाती है, उसको उड़ा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उसके बाद में जो अनुपजाऊ मिट्टी बचती है उसी को क्या कहा जाता है, रेह कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप यहां देखोगे कि चूनेदार जो धरातल है इसी का एक लक्षण आपको और देखने को मिलेगा इसी नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत। वो क्या है, थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि चूने के अलावा अगर यहां पे एक चीज और हमें देखने को मिले वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड, तो इस वाले इलाके में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और फ्लोराइड की वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस। क्या बोलते हैं जी बच्चे, फ्लोरोसिस। हाँ याद रखना, फ्लोरोसिस। और ये हड्डियों के लिए बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसी को कुबड़ पट्टी या हच बेल्ट भी कहा जाता है। कुबड़ पट्टी या हच बेल्ट भी कहा जाता है। तो आपने क्या क्या देखा नागौर उच्च भूमि के लिए, आपने देखा कि नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत हम देखेंगे कि अंतः प्रवाही नदियां मिलेंगी, चूनेदार धरातल मिलता है, खारे पानी की झीलें हैं तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर उच्च भूमि में मिलेंगी। इसके अलावा चूना और संगमरमर से आवृत आपको धरातल मिलेगा। अब ये भौगोलिक दशाएं हैं तो इनका इंपैक्ट भी हमको देखने को मिलता है। तो देखो चूनेदार धरातल होने की वजह से चूने में पानी का अवशोषण करने का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से धरातल में पानी रिसाव होकर इकट्ठा होता है और आसपास के इलाकों में झीलें बन जाती हैं। लेकिन यहां आप देखेंगे कि खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाएंगी, जो भी चूने की वजह से ही होंगी। इसके अलावा इस धरातल का जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और फ्लोराइड है वो हड्डियों के लिए
काफी नुकसानदायक है, जिससे होने वाली बीमारी को हम फ्लोरोसिस बोलते हैं, और इसी कारण इसे क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी या हच बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये नागौर उच्च भूमि वाला इलाका है। साथ ही वायु अपर्दन के दौरान, वायु क्या करती है, वायु द्वारा पर्वत अपर्दन के कारण मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है उसको क्या अपर्दित कर दिया जाता है। अब वो ऊपर की लेयर जो उपजाऊ लेयर है, जो गुणवत्ता वाली है, उर्वरक है, वो उड़ के चली जाती है। उसके बाद में जो अनुपजाऊ मिट्टी बचती है वो नागौर उच्च भूमि के अंदर रेह नाम से जानी जाती है। तो आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि रेह किसे कहते हैं। बात समझ में आई होगी। तो ये आपका रहा नागौर उच्च भूमि। अब हम बात करते हैं लूणी जवाई बेसिन के बारे में। अगला जो भाग हमारा है वो क्या है, लूणी जवाई बेसिन। हाँ जी, चौथे नंबर पे जो पढ़ रहे हैं वो है लूणी जवाई बेसिन। सबसे पहले बात करें कि ये क्षेत्र कौन सा है, तो आप ये कहेंगे कि ये गोडवार का क्षेत्र है। गोडवार का जो क्षेत्र आता है वो है, जैसे जोधपुर, पाली, सिरोही, ये तमाम क्षेत्र हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आप ये कहेंगे कि लूणी जवाई बेसिन के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो लूणी जवाई बेसिन है वो कौन सा क्षेत्र है, गोडवार वाला क्षेत्र है। कोई डाउट किसी बच्चे को। तो हमने देखा कि राजस्थान के भौतिक विभाजन के अंतर्गत पश्चिमी रेतीला मैदान, उसको दो भागों में हमने पढ़ा। एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम की ओर का भाग, जिसको हमने शुष्क मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से पढ़ा, उसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में जाना। आज हमने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व की ओर वाला भाग, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य पाया जाता है, जिसको हम राजस्थान का बांगर कहते हैं, उसके बारे में जाना। और राजस्थान के बांगर को हमने 4 भागों में विभाजित करके पढ़ा। पहले हमने देखा कि जो घग्गर नदी का मैदान, दूसरा हमने पढ़ा शेखावाटी का जो बांगर क्षेत्र, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा नागौर उच्च भूमि, और चौथे नंबर पे हमने देखा कि लूणी जवाई बेसिन क्या है।